ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से हिंदू परिवार से। उस परिवार की एक बेटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबह सुबह ऑफिस के लिए घर से निकलती है। घर में रखे गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने वो अपने हाथ जोड़ती है, माथा टेकती है और फिर चली जाती है। लेकिन फिर अचानक 2025 के अंत में उसके परिवार को कुछ अजीब बदलाव नजर आने लगे। ऑफिस से लौटने पर वो पहले की तरह बातें नहीं करती थी। वो अपने हिंदू दोस्तों से कटने लगी। पहले तो परिवार ने सोचा शायद ऑफिस का कोई ज़्यादा काम होगा, तनाव होगा, लेकिन फरवरी 2026 आते आते ये बदलाव इतने गहरे हो गए कि परिवार की चिंता खतरे में बदल गई। परिवार को एक एक करके सब कुछ अटपटा लगने लगा। पहली चीज़ खाना। जो लड़की कभी सुबह शाम अपने परिवार के साथ खाना खाती थी, अब वो अचानक सुबह 4 बजे उठकर अकेले में कुछ खाने लगी। सुबह 4 बजे और फिर शाम के 6 बजे। इसके बाद फिर वो खाना नहीं खाती। दिन भर बीच में कुछ नहीं, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीती थी। परिवार ने समझा शायद कोई डाइटिंग प्लान है या ऑफिस का कोई नया नियम होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी बेटी ने अपने हिंदू दोस्तों के साथ खाना खाने से भी साफ मना कर दिया। हाँ, वो कहती थी कि मुझे इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ये काफ़ी है। फिर वो दिन आया जब परिवार ने देखा कि उसकी बेटी के चेहरे पर कॉस्मेटिक नहीं, लिपस्टिक नहीं, बिंदी नहीं, कोई मेकअप नहीं, सब कुछ बंद कर चुकी है। वो अलग कपड़े पहनने लगी थी, बुर्के की तरह। परिवार सख्ते में आ गया। ये वो बेटी नहीं है जिसे उन्होंने पाला था। परिवार ने जब उससे पूछा तो चुप हो जाती या फिर उल्टा उन पर चिल्लाने लगती। आखिरकार जब परिवार की चिंता ने जंग पकड़ ली तो उन्होंने नासिक पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। शुरू में पुलिस ने इसे एक साधारण पारिवारिक मामला समझा, लेकिन जैसे ये शिकायत पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक और डीसीपी मोनिका रावत के पास पहुंची तो केस ने एक अलग ही करवट ले ली। और इसके बाद जो निकलकर सामने आया वो महज एक खबर नहीं, बल्कि आप लोगों को एक किस्सा सुन लेना चाहिए, गुन लेना चाहिए, क्योंकि अगला शिकार कोई भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये मुंबई, पुणे, नासिक ऐसे बड़े बड़े सिटी में कारपोरेट जिहाद का ये प्रकार है। ये कारपोरेट जिहाद कहीं पे रुकना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। शिकायत मिलने के बाद नासिक पुलिस ने तुरंत एक एसआईटी यानी एक विशेष जांच दल का गठन किया। लेकिन सबसे रोचक पहलू ये था कि पुलिस ने अपनी 4 महिला पुलिस अधिकारी और 3 पुरुष पुलिस अधिकारी को अंडर कवर एजेंट के रूप में उसी मल्टीनेशनल कंपनी में भेज दिया जहां वो लड़की काम करती थी, जिसके व्यवहार में अचानक मजहबी परिवर्तन आए थे। इन महिला पुलिसकर्मियों ने पहले नौकरी के लिए आवेदन किया और फिर कंपनी के अंदर घुसकर वहां के माहौल को बारीकी से देखा। 40 सीसीटीवी कैमरों पर हर पल नजर रखी जाने लगी। इन अंडर कवर एजेंट्स ने वहां हो रहे सारे दुष्कर्मों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने खुद को हिंदू महिला कर्मचारी के रूप में पेश किया और ध्यान से देखा कि कैसे उनके मुस्लिम टीम लीडर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जब ये महिला एजेंट्स नमाज पढ़ने या गोमांस खाने से मना करती तो आरोपी उन पर शारीरिक हमला तक करने लगते। हफ्तों तक ये खेल चलता रहा। महिला पुलिस अधिकारी जो वहाँ काम कर रही थी वो एक एक सबूत जुटाने लगी। जैसे ही पुलिस को ठोस सबूत मिले, पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल कंपनी की तरफ रवाना हुआ। 10 अप्रैल 2026 को पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 6 टीम लीडर थे जिनके नाम थे आसिफ अंसारी, सफ़ी शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मेनन, तौसीफ अत्तार, दानिश शेख। लेकिन खेल अभी बाकी था। महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक चमचमाती मल्टीनेशनल आईटी कंपनी बाहर से देखने पर किसी भी दूसरे कारपोरेट ऑफिस की तरह लगती है। औपचारिक सूट बूट, एसी केबिन। जैसे इस ऑफिस के अंदर झांकते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। पुलिस ने जैसे इसकी जांच शुरू की, चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। ये सिर्फ एक महिला नहीं थी, बल्कि पीड़ितों की एक पूरी कतार वहाँ मिली। आखिरकार 8 महिला और 1 पुरुषों ने पुलिस के सामने अपनी कहानी रखी। इस कारपोरेट ऑफिस में हिंदू महिला कर्मचारियों को जबरन नमाज पढ़ने और गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनके साथ यौन शोषण तक किया जाता था और उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया जाता था। ये सब 4 सालों तक चला। इसके पीछे एक पूरा गिरोह था जिसे मीडिया नेताओं ने नाम दिया कारपोरेट जिहाद। पीड़िताओं ने बताया कि उनके मुस्लिम टीम लीडर उन पर ऑफिस में ही जबरन नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। वे उन्हें बीफ खिलाते थे और अगर वे ऐसा नहीं करती तो उन्हें नौकरी से निकालने या प्रमोशन ना देने की धमकी देते थे।
यहाँ तक कि कुछ पीड़िताओं को प्रमोशन तभी मिलता था जब वे उनके धार्मिक दबाव को मान लेती थी। ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट धर्मांतरण था। एक पीड़िता ने एसआईटी को बताया कि एक बार उसके हिंदू टीम लीडर ने उसे चेतावनी दी थी कि उसके साथ रहने वाले जो दानिश नाम का व्यक्ति था वो शादीशुदा है और उसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वो इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि उसे अपनी ही हिंदू सहेलियों से खाना तक उनके साथ खाना बंद कर दिया था। जांच में पता चला ये आतंक 2022 से 26 के बीच 4 साल तक चल रहा था। पुलिस ने 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, जिनमें यौन उत्पीड़न, धोखे से शादी का झूठा वादा, धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर अपराध शामिल किए। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन पीड़िताओं ने एचआर के पास भी शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एचआर ने उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं की। एसआईटी ने एचआर से पूछताछ की तो पता चला कि एचआर हेड न सिर्फ शिकायतों को दबा रही थी बल्कि आरोपियों की मदद कर रही थी। यही वजह थी कि 10 अप्रैल 2026 को पुलिस ने एचआर हेड, जिसकी पहचान को गुप्त रखा था, उसे 7वें आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। इस केस की जांच में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्हें शक है कि ये रैकेट सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे कारपोरेट जगत में कई जगह तक फैला हो सकता है। आरोपी लड़कियों को नौकरी के झूठे वादों के साथ फंसाते थे, उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। जांच में ये भी सामने आया कि इस रैकेट में पुरुष ही नहीं बल्कि मोमिना भी शामिल थी। ये मुस्लिम मोमिनाएं हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती थी और धीरे धीरे उन्हें धर्म विशेष के यानी कि इस्लाम के रीति रिवाजों की ओर धकेलती थी। उन्हें ये कहकर लुभाया जाता था कि तुम हिजाब में बहुत सुंदर लगती हो। जो लड़कियां उनकी बातों में नहीं आती थी उन पर दबाव और ज़बरदस्ती तक की जाती थी। जैसे ये खबर सामने आई पूरे देश में हड़कंप मच गया। सबसे पहले टीसीएस ने इधर उधर बातों को घुमाया, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, लेकिन जब पुलिस सबूत सामने रखकर मांग करने लगी तो एक बयान जारी करते कहा कि कंपनी में शोषण या उत्पीड़न के लिए 0 टॉलरेंस है और जिन कर्मचारियों के खिलाफ आरोप है उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस मामले में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। महाराष्ट्र के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने इसे कारपोरेट जिहाद तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू संगठनों ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किए और पूरे देश में कार्यस्थलों पर धार्मिक सुरक्षा को लेकर यानी एक बहस छिड़ गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केवल टीसीएस ही है या अन्य कंपनियों में भी ऐसा हो रहा है। जैसे एसआईटी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, एक नया मोड़ इसमें सामने आया। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट एनआईए, एटीएस और आईबी को सौंप दी, जिससे संकेत मिलता है कि रैकेट कहीं और भी फैला हो सकता है। एसआईटी की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि 7 आरोपियों के अलावा इस केस में एक लेडी कैप्टन नाम की महिला है जिसकी पहचान निदा खान के रूप में हो रही है, वो शामिल है, फिलहाल फरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गिरफ्तार मजहबी धर्मांतरण गैंग को कोर्ट में पेश किया गया तो करीब 600 से ज़्यादा मजहबी वहाँ जमा हो गए, नारे लगाने लगे, जिस पर नितेश राणा ने कहा कि आतंकियों के अंतिम संस्कार के अलावा ऐसी भीड़ कहाँ से आती है। जब किसी अन्य समुदाय का अपराधी पकड़ा जाता है तो कोई सड़कों पर नहीं उतरता, लेकिन यहाँ अपराधियों और आतंकवादियों के समर्थन में भीड़ जमा है। फिलहाल पुलिस ने अब अन्य पीड़ित महिलाओं को आगे आने की अपील की और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। एक बात तो तय है कि ये केस पूरे भारत में कारपोरेट जगत के लिए एक वेकअप कॉल है। इससे ये भी पता चलता है कि ये मजहबी बीमारी सिर्फ एक सेक्टर में नहीं बल्कि इसके वायरस को हर सेक्टर में फैलाया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक अपनी संख्या बढ़ानी, क्योंकि एक महिला जब मजहब के अंदर जाती है तो 8 से 9 मजहबी पैदा करती है। इनकी संख्या बढ़ती है, फिर शरीयत चाहिए, शरीयत आ जाए, फिर हुरे चाहने लगती है, उसके बाद मारकाट मचा देते हैं और हंसते खेलते एक देश को खंडहर बना देते हैं। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि मजहबी मानसिकता का अध्ययन करने वाले डेनियल पाइप्स का एक लेख 2020 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें डेनियल ने बताया था कि इनकी पूरी लड़ाई 7वीं सदी का सम्मान पाने की है। ये एक हीन भावना से ग्रसित समाज है जो अपनी संख्या बढ़ाकर उस हीनता का अंत करना चाहता है, लेकिन लगातार 1000 वर्ष तक सब फार्मूले आजमा कर भी उसका अंत नहीं कर पा रहा है। बहरहाल नासिक पुलिस को बधाई, जिसने एक शिकायत को गंभीरतापूर्वक लेकर इस मजहबी रैकेट को एक्सपोज किया। अभी भी कुछ लोग केरला फाइल्स मूवी को शायद प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे होंगे।